नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जिस तरह से योगेंद्र यादव के इंटरव्यू के बाद एक तरह का भेद पैदा हो रहा था, एक तरह से काफी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी आर्म फोर्सेस, पारामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तरफ से, तो इसको मतलब इसे आपको एक नई घटना नहीं थी। इस तरह घटना जो हमेशा टकराव की जो मुद्रा होती, वो अभी आपने भुवनेश्वर की घटना में सुना होगा। भुवनेश्वर, हालांकि तो इन सब पर चर्चा करने के लिए कि कैसे हर किसी का रोल अलग अलग है, हर किसी का डिफाइंड रोल है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। मैं भी बैठा हूं तो मैं भी देश की सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरा रोल अलग है। एक स्कूल में शिक्षक पढ़ा रहा है, उसका रोल अलग है। एक बॉर्डर पर आर्मी के जवान लड़ रहे हैं, उनका रोल अलग है। देश की सेवा वो भी कर रहे हैं। पारामिलिट्री तो उनका भी रोल अलग है, लेकिन आपस में इस तरह का विभेद नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से भुवनेश्वर की घटना आई, उसमें जिस तरह से पुलिस, जो स्टेट की पुलिस के फोर्स, उसके और आर्मी के जो लोग थे, उन दोनों में जो भिड़ंत हुई, वो घटना ने फिर से हमें चर्चा करने के लिए इस मुद्दे को जो है आगे ला दिया, जिस पर हमें लगता है कि चर्चा करनी चाहिए। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल गुरु प्रकाश सिंह विर्क जी, जो कि आर्मी भारतीय सेना में अपने जीवन के 30 साल उन्होंने गुजारे हैं देश की सेवा में। उनको हम सैल्यूट करते हैं और इनसे हमारा रिश्ता भागलपुर से भी है। भागलपुर जब जब दंगे की आग में झुलस रहा था, तब इन्होंने अपने काम से भागलपुर ही नहीं, पूरे देश का मन मोह लिया था। वो कहानी का वीडियो जो है आप यहाँ पे भागलपुर, जब आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे वो कहानी पढ़ी आप देख सकते हैं। तो हमें लगा कि इस पर चर्चा करने के लिए एक मंजे हुए खिलाड़ी, जो आर्मी में जिन्होंने देखा, आर्मी में को जिन्होंने जिया है, समझे, जो 30 साल तक जिंदगी जो इन्होंने अपनी जवानी जो बिताई है, कह लीजिए अपने उम्र का 30 साल समझ लीजिए, आप समझ सकते होंगे, तो उन्होंने बिताया। तो उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो टकराव वाली जो अक्सर मतलब खबरें आती है, जो मुद्रा आती, भावना आती, ये तो नहीं होना चाहिए। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया यादव जी। और सर, मुझे बहुत खुशी है कि आपने फिर मुझे अपने चैनल पे बुलाया। और बहुत ही एक बड़ा एक सिक्योरिटी रिलेटेड आपने ये टॉपिक छेड़ा है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है देश के लिए, और आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी इस चीज को समझने के लिए। अगर इजाजत हो, जैसे आपने दो किस्सों को एक बार अपनी भूमिका के अंदर मिलाया है, मैं पहले से ही एक चीज को सावधान करना चाहता हूं आपके व्यूअर्स को जी, कि हमें पहले एक समझना पड़ेगा कि हमारा एक देश है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एक्सटर्नल थ्रेट हो, चाहे वो इंटरनल थ्रेट्स हो, लॉ एंड ऑर्डर की जो है, हर एक जो अच्छा सिटीजन है, जो भी यहाँ पर सिटीजन आता है, वो कंसर्न रहता है, और वो हमेशा चाहता है कि खुशहाली के साथ पूरे देशवासी, चाहे वो सिविलियन भी है, वो सब ठीक ठाक सुरक्षित रहने चाहिए। और खास करके जब हमें नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी संभालनी पड़ती है, तो इनकी अलग अलग ग्रिड सिस्टम से सिक्योरिटी होती है। ग्रिड सिस्टम यानी कि एक्सटर्नल थ्रेट के लिए, इंटरनल थ्रेट्स के लिए, अलग अलग जुरिस्डिक्शंस को देखते हुए, अलग अलग इलाकों को देखने के लिए ऑर्गेनाइज तरीके से अलग अलग फोर्सेस बनाई जाती हैं, जिससे कि कमांड एंड कंट्रोल अच्छा हो सके और पब्लिक को हम बहुत अच्छा एक अलग से हम अच्छा एक सिक्योरिटी दे सके। आर्मी एक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस एक हैं, इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमिक जो हमारी यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए अलग से हैं। लोकल इलाके के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस कुछ हैं, जैसे सीआरपीएफ है। उसी प्रकार से पुलिस है, जो लोकल अथॉरिटीज को लोकल एरियाज में अपनी जुरिस्डिक्शन में देती हैं। और इसी प्रकार से जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग हैं, इनके जो कानून है वो भी अलग है। और हमें किसी भी रूप में, बेल्टेड रूप में है, डिसिप्लिन सिक्योरिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे है, हमारा सबका एक ही सबसे पहले एक मुद्दा रहता है कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। किसके लिए? पूरे देशवासियों को सेफ्टी सिक्योरिटी देने। अभी जब आ जाता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग टास्क आ जाता है, उसके मुताबिक इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो एक्सटर्नल
बॉर्डर्स, एक्सटर्नल थ्रेट्स को लुक आफ्टर कर रही हैं। तो जैसे आर्म फोर्सेस ऑर्गेनाइज्ड हैं, तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनका स्ट्रेटेजिक जो टास्क हैं एक्सटर्नल के लिए भी और इंटरनल के लिए भी, कभी अगर जरूरत पड़ती है तो उस समय भी हम साथ देने के लिए हम ना नहीं कर सकते, हम साथ देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं इन्फेंट्री वाला ऑफिसर होके, इन्फेंट्री आर्म फोर्सेस का होने के बावजूद, कभी एक इंटरनल सिक्योरिटी भागलपुर में प्रॉब्लम आई थी तो हमारी एक कॉलम वहां आई थी और हम लोगों ने वहां पर भी टास्क, अपना जिम्मेदारी निभाई। मुद्दा कहाँ प्रॉब्लम आता है कि जब हम एक दूसरे के ऊपर एक उंगली उठाते हैं कि नहीं मैं चंगा तू माड़ा। आई होप मेरी बीच में थोड़ी सी पंजाबी के लिए माफ करना कि नहीं, अगर बहुत मैं बढ़िया। अच्छा, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है और ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हो और यही चीज हम समझाना भी चाहते हैं अपने व्यूअर्स के, जो व्यूअर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी हैं, आर्मी से भी हैं, कि समस्या कहाँ आती है, वो कर्नल साहब बता रहे थे। जी सर। जी हाँ, देखिए हम आपस में एक भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मैं ये भी करेक्शन दूं कि मैंने 21 साल आर्म फोर्सेस में काम किया है, 24 साल मैंने बाहर आकर एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी खोलकर पूरे देश के अंदर प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज भी दी। उसके अंदर हम जितने भी पुलिस अथॉरिटीज थे, दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज थी, और बेकायदा बड़ी सेंसिटिव तरीके से प्राइवेटली भी हमने सर्विसेज दी हैं। तो यानी कि पहले एक आर्म फोर्सेस, एक पैरामिलिट्री फोर्सेस, एक पुलिस, और एक बाद में फिर एक प्राइवेट सिक्योरिटी के नाते भी मेरा एक एक्सपीरियंस है। और हमें जो सिक्योरिटी की जब बात आती है तो एक होलसम एक तरीके से हमें समझना पड़ेगा। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकते हैं, लेकिन जहां जिम्मेदारी की बात आ जाती है, काम करने की जो जिम्मेदारियां हो जाती हैं या कठिनाइयां जो आ जाती हैं काम करने के लिए, वो समय के साथ देखा जाए तो एक जैसी एक ही बराबर लगती है। इट इज नॉट इजी एक बैंक के ऊपर एक अकेले आदमी को वहां गार्ड की ड्यूटी देनी कोई सौखी नहीं है। एटीएम के ऊपर भी एक ड्यूटी देनी और सौखी नहीं है। एक कैश वैन को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, आसान नहीं है। लोकल पुलिस वालों को दिन रात वो सिक्योरिटीज देते रहते हैं, काम करते रहते हैं, उनकी कोई कमी, उनकी भी अब देखो लगातार ड्यूटियां चलती हैं। सीआरपीएफ की लगातार ड्यूटीज चलती हैं। इसी प्रकार से जब इलेक्शंस में देखता हूँ लगातार दिन रात वो काम करते रहते हैं। वो बात दूसरी है कि कुछ स्पेशलिस्ट के लिए आर्म फोर्सेस जो ओवरऑल जो जिसको कहते हैं रियल हमारा टास्क है दुश्मन के साथ लड़ना, वो एक जिसमें हमारे औजार, उसमें हथियार आ गए, उसमें टैंक्स आ गए, उसमें स्पेशलाइजेशन है, एयरक्राफ्ट्स आ गए, सबमरीन्स आ गई, नेवीज आ गई, वो अलग एक प्रोफेशनल चीज है। हाँ, अभी आप देखेंगे कि इसी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर कुछ लोग जो है वो आपस में, कभी एक आर्मी से रिटायर हुआ तो सीआरपीएफ में चला गया, सीआरपीएफ से रिटायर हो गया तो कहीं पैरामिलिट्री प्राइवेट सिक्योरिटी खोल के बैठ गया। तो कुछ ना कुछ ये ऊपर नीचे इनका सिस्टम चलता है। और इसलिए मैं तो ये कहूंगा इंडिविजुअली किसी भी तरीके से कोई बेल्टेड ऑर्गेनाइजेशन का, इसको मैं बेल्टेड ऑर्गेनाइजेशन कहूंगा, जो देश के नाम पे सेवा देने के लिए जब आगे बढ़ते हैं और तैयार हो जाते हैं, किसी भी रूप में देते हैं, घर से बाहर निकल के सिक्योरिटी के लिए बाहर खड़े हो जाते हैं, उनको हमें एक दूसरे को बराबरी के तौर पर इज्जत देनी चाहिए। लेकिन जो अभी भुवनेश्वर में केस हुआ, यहां पर देखो मैं फौजी आदमी हूं, मेरे फौजी जो अफसर्स हैं, जो फौजी सिस्टम्स हैं, जो भी आगे काम करने वाले हैं, उन्होंने जिस तरीके से हमारे सिक्योरिटी के लोगों ने ही अपने सिक्योरिटी के आर्म फोर्सेस के लोगों के साथ जो बेइज्जती की, और ब्रिगेडियर साहब की बेटी के साथ वो बदतमीजी की, अभी वहां पर एक फौजी के नाते मेरा भी खून खौलता है। मैं भी चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए देश के अंदर कि जो हम जी जान से अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं और पीछे से जब हम अपनी छुट्टी में जाएं या अभी अपने पर्सनल काम के लिए जाएं, हमें अपनी बेइज्जती महसूस हो। हम ये कैसे हैं जो 24 घंटे, मैं ये कह रहा हूं कि 24 घंटे ड्यूटी पे हैं, घर और घर से दूर हैं।
यहाँ ग्रेजुएशन थोड़ा देखा जाए, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या पुलिस की सर्विसेज वाले हैं, वो सुबह शाम करके अपने घरों के नजदीक ही रहते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है कभी टास्किंग के लिए, स्पेशल टास्क के लिए निकल जाती हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन जो आर्म फोर्सेस की जो आर्टिकल 33 के नीचे जो काम कर रही है, आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ आर्म फोर्सेस काम करती है। और यहाँ के इनके लोग क्या है, जिनके की फंडामेंटल राइट्स भी आपस में एक्सप्रेस करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो हमारे ऊपर तो इतनी सख्ती होती है, वो सख्ती और जो सेक्रीफाइस होता है उसमें हम महसूस करते हैं कि पीछे देशवासी भी हमारा थोड़ा ध्यान रखेंगे और समझेंगे। चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे पीछे से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, चाहे वो पुलिस का पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, क्योंकि हम तो अपना घर बार छोड़ के इनके सारे आगे गए हुए हैं। भुवनेश्वर में जो कांड हुआ है, जो किस्सा हुआ है, ये शर्मनाक है। ये हमें एक हमारी पॉलिटिकल सिस्टम को, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी आपस में खाई पैदा कर रहे हैं। जब खाई पैदा करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, और ये एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, तो तभी ऐसे, जैसे आपने देखा होगा कैप्टन साहब ने, जब वो बीच में, मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ऊंचा कहते हैं। मैं मानता हूँ उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने जिंदगी देखी है, वो भी हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं, राइट। उनकी जो लाइफ है अलग से है। लेकिन मैं ओवरऑल एक पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल अगर एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन और जिम्मेदारियों की, देश की जिम्मेदारियों पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, हर जवान इज्जतदार होना चाहिए और हर जवान को इज्जत मिलनी चाहिए जो भी काम कर रहा। अगर मैं 5 साल के अंदर, मैं समझता हूं, या शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, मैं 5 साल अपनी जिंदगी के सेक्रीफाइस करके, या 10 साल शॉर्ट सर्विस के तौर पर अगर मैं आगे सेवा देकर मैं बाहर आ जाता हूं, दुश्मन की गोली मुझे नहीं लगती है और ठीक ठाक वापस आ जाऊं, तो ये तो नहीं होना चाहिए कि आने वाली जिंदगी में मेरी कोई इज्जत ही ना हो। वुमेन ऑफिसर्स हैं जो शॉर्ट सर्विस जा रही हैं, वो जब हमारे इमरजेंसी कमीशन, जब देश के अंदर इतनी बड़ी सख्ती आ गई, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ गई, आज तक 70-80 साल के हो गए, उनको कोई इज्जत ही नहीं है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ओआरओपी नहीं है। बड़ी बेइज्जती महसूस होती है कि जवान हमारा जो खड़ा हो गया देश के लिए, लेकिन जब वापस अपनी सोसाइटी के अंदर आया तो उसको एक सोशल ईवल महसूस हो रहा है। इसी कंपैरिजन के अंदर पुलिस वाले या सीआरपीएफ वाले या और कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं कि यार फौज के अंदर रिटायरमेंट एज 20 साल है, तो 20 साल पे उनको अगर पेंशन मिलती है तो हमें भी मिलनी चाहिए। मैं इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को कहता हूं वेरी गुड, कोई जल्दी वापस, अगर ऑर्गेनाइजेशन पे काम नहीं करना चाहता है और वॉलंटरली बाहर जाना चाहता है, भेजो उनको, सरकार को खर्चा कम होगा क्योंकि उतने में। लेकिन अभी आप कहो कि यंग आदमी को एकदम से पेंशन मिल जाए, ये भी ठीक नहीं। अरे यार 40-41 साल से अगर मैं रिटायर होके आ गया हूं और अब मैं देश से अपनी पेंशन मांगू तो थोड़ा सा अजीब लगता है, जबकि मेरी पूरी एनर्जीज थी। तो इसलिए कहीं मैंने आर्टिकल में लिखा है कि एक देश में एक पेंशनेबल एज होनी चाहिए 50 साल, कम से कम ये 50 से 60 साल। उसके बाद जितने साल आपने सर्विस की है, आर्म फोर्सेस में की हो, चाहे पुलिस में की हो, चाहे कहीं भी की हो, उस साल के बाद उसको जितने साल उसने काम किया है फौज के अंदर या पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर या पुलिस के अंदर, उसको उस समय से पेंशन दीजिए। वो पहले क्यों जल्दी जाना चाहता है? इसलिए जाना चाहता है कि और कोई काम करना चाहता है, तो करने दीजिए उसको। अगर वो बाहर जाना चाहता है जल्दी, प्लीज उसको पेंशन भी दीजिए। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ आर्मी के सिवा जहां शॉर्ट सर्विस नाम की कोई चीज है और आज तक पेंशन नहीं मिल रही, कभी किसी ने ये सवाल उठाया? यही कारण है कि लोगों को, जो आर्म फोर्सेस है, जो फौज के अंदर हैं या जो बेल्टेड फोर्स में काम करते हैं, उनको दिक्कतें महसूस आती हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जब हमें रीसेटल होना पड़ता है, उसमें बड़ी दिक्कतें महसूस होती हैं। लेकिन साथ ही साथ डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए हम अगर एक ट्रेनिंग ली है और आगे आगे बढ़ना है, हमने देश की सुरक्षा के लिए आगे हमें मैन पावर चाहिए, और जब हमें मैन पावर चाहिए उस समय मैन पावर कहेगी भाई नहीं, अभी तो मैं ट्रेन हो गया हूं, अभी तो मुझे जहाज चलाना आ गया है, अभी तो मैं बाहर जाके सिविल में जहाज चलाऊंगा। सिविल में जहाज भी चलाएगा और कहेगा मुझे पेंशन भी चाहिए। ये तो दो चीजें नहीं हो सकती ना।
सिखाया हमने, फौज ने सिखाया उसको कुछ। यही प्रॉब्लम आ रही है अभी यार। अग्निवीर हम ट्रेन करें और बाद में उसको 5 साल, उसको मैं 4-5 साल उसको काम करने के लिए उसको आगे करूं, उसको सिखाऊं, उसको आगे लड़ाई के लिए लगाऊं, मैंने पीछे थोड़ी देखना है। लेकिन वो उसके दिमाग में कि मैंने जी 4 साल काम करना है, उसके बाद मैंने बाहर जाना है और बाद में रिजर्व मेरी कैटेगरी है, वहां मुझे जॉब्स मिलेगी। तो मेरे जैसा कमांडर जो आर्म फोर्सेस के लिए उसको ट्रेन कर रहा है, वो तो कंफ्यूज हो गया। यहां पर क्या है कि हम एक दूसरे की इज्जत क्यों नहीं करते कि वो एक बंदा मेरे पास सामने आया है ट्रेन होने के लिए और वो कहता है कि मैंने साहब जैसे मर्जी आपने, मेरी तो हाजिरी है, 4 साल के बाद मैं जा रहा हूं। एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है विद इन द सिक्योरिटी। जबकि मुझे फक्र है कि मैंने 21 साल आर्म फोर्सेस की भी सर्विस की है, मुझे फक्र है कि मैंने 21-22 साल मैंने सिक्योरिटी कंपनी का भी काम किया है, और मुझे फक्र है कि आज भी मैं कहता हूं कि अगर मुझे जिंदगी में मौका मिले तो मैं दोबारा फौज के अंदर जाऊंगा। क्योंकि देश की जो सुरक्षा है सबसे बड़ी चीज होती है। अगर देश सुरक्षित तो हम सब सुरक्षित। हमें इस चीज को बैलेंस करना पड़ेगा, इज्जत देनी जरूरी है। और इसमें मैं कहूंगा कि हमारे कुछ यहाँ पर गलतियां क्यों हो रही है, हर चीज पोलिटिसाइज हो रही है। ये जो पोलिटिसाइजेशन तू मैं हो रही है कि हम आएंगे इसको निकाल देंगे, हम आएंगे जी आपकी ओआरओपी दे देंगे, दूसरा कहेगा कि आपको कम दी हम बाद में, मतलब आपस में ही पॉलिटिकल लेवल पर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। और कम्युनलाइजेशन भी करने आजकल शुरू कर दी है, हिंदू मुस्लिम सिख वही है, फौज के अंदर इतने हैं वो है, उसके हिसाब से भी है। देश के गोली के सामने कोई कम्युनलाइजेशन होती है? दुश्मन की गोली के सामने चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबने सहनी एक जैसे। लेकिन वो पॉलिटिक्स जो खेलते हैं ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल राइट पे हम लोग, ये ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन तरीके से काम करती हैं, सर्विस रूल्स के मुताबिक काम करती हैं। उससे क्या होता है कि ये जो सीनियर लेवल पर ऑफिसर्स चले जाते हैं वो चुपचाप अपना यस सर करते हुए काम करते रहते हैं, लेकिन जो डाउन लेवल पर, ग्राउंड लेवल पे लोगों की जो उनकी जो समस्या है उनको वो नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं समझ पा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर इन डिफरेंसेस जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं। यही कारण हुआ है कि ये आपकी कांड हुआ है भुवनेश्वर में। ये कांड हुआ अभी वेरी रिसेंटली। एक ऑफिसर था, कैप्टन, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, एक लेडी ऑफिसर थी रिटायर्ड, वो नोएडा में स्ट्रीट्स पे पाई गई। उसको लुक आफ्टर करने के लिए कोई मिला ही नहीं उसको, पता नहीं उसको किसी ने पागल मेंटली अपसेट कह दिया, कहीं से चलती चला दी, अभी जाके कहीं आश्रम में चली गई है। क्योंकि उसके पास कोई प्रो राटा ओआरओपी नहीं है, उसकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। वो जो स्टेटस बना हुआ था एक फौजी के नाते, एक ऑफिसर के नाते, वो खत्म कर दिया सिस्टम ने, क्योंकि उसको लाइफ टाइम पे उसको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिली। इसी प्रकार से कुछ कैप्टन साहब एक मिले हमें, वो झुग्गियों में देहरादून पे आए गए, 71 की लड़ाई लड़ी। क्योंकि पीछे सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। आज भी 125 128 ऐसे ऑफिसर्स हैं जो 1965 और 71 की लड़ाई लड़े हुए हैं। वो यार कह रहे हैं यार हमें कुछ तो दे दो, कुछ को ग्रेशिया दे दो अपनी जिंदगी में, बूढ़ेपन में हमें क्या कहते हैं जिंदा रहने के लिए। तो ये जो चीजें जो बड़ी कंफ्यूज हो रही हैं, ये बड़े हाई लेवल पर करने की जरूरत है। आप शायद सोच रहे होंगे कि मेरी इस आर्गुमेंट के अंदर या मेरी डिबेट के अंदर कुछ चीजें मिक्सअप हो रही हैं। मिक्सअप क्या हो रहा है, ये पूरी जो हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपस में ही इतना फर्क रख रही हैं। अब एक और देखो फर्क, आपका जो पुलिस का बंदा है या सीआरपीएफ का बंदा है, 60 साल तक उसने सर्विस करनी है। वो कभी भी वो अपना आई कार्ड दिखा के टोल से निकल रहा है, उसको कितनी इज्जत मिल रही है। एक फौजी जो सियाचिन मतलब लड़ाइयां लड़के आया हुआ है, 20 साल 15 साल 5 साल जो भी किया है, वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है, कहता है नहीं जी आप तो एक सर्विसमैन है। देखो एक लोकल बंदे की कितनी इज्जत, जिसने कभी लेकिन ये हमारा सोल्जर जो इतना सर्विस करके आया है, वो एक टॉल, एक ऊपर से कहीं लेटर आ जाता है कि एक्स सर्विसमैन एक्सक्यूज, लेकिन देखो कितनी बेइज्जती महसूस होती है कोई भी अगर एक्स सर्विसमैन टॉल में अपनी गाड़ी निकाल के ले जाए। अरे इज्जत देनी है तो बराबरी की दो ना। यही प्रॉब्लम आ गई, यही भुवनेश्वर के अंदर प्रॉब्लम आई
कि वो समझ नहीं रहे थे कि इस अफसर को, इस ब्रिगेडियर की बेटी को हमने इज्जत देनी है। वो एफआईआर लिखवाने के लिए आए हैं। अभी जो हुलिगन्स लोग हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनके कितने क्या कहते हैं हौसले ऊपर हो गए कि यार अफसर को भी हमने देखो तार दिया। पता नहीं क्या उनमें एक घृणा थी एक फौजियों के अगेंस्ट। इवन लेडी के साथ ऐसी बर्ताव, जबकि लेडी ऑफिसर्स हैं और लेडी पुलिस में वुमेन है वहां पर। एक कैप्टन साहब की बेटी है, उसका मर्डर हुआ पड़ा है। वो कैप्टन शौरी साहब हैं, सारी कम से कम 2-3 साल हो गए हैं पिलर टू पोस्ट वो जा रहे हैं कि यार मेरी बेटी का मर्डर हो गया है, इसको कोई एक जस्टिस निकालो। वो कैप्टन साहब की, वो भी कितने 71 के बंदे हैं। सो यहाँ कहीं ना कहीं हमारा जो सीनियर पॉलिसी मेकर्स हैं, मैं यहाँ पर मुझे कोई हर्ज नहीं है क्योंकि मैं उस लेवल तक मैंने सर्विस नहीं की आर्म फोर्सेस में, लेकिन मैं बड़े ओपनली आपके चैनल के थ्रू कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमारी जो सीनियर मिलिट्री और सिविल लीडरशिप है, वो नीचे जो ऑन ग्राउंड लेवल लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको वो अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि फौजियों के लिए खास करके जो हमें अर्ली रिटायरमेंट क्यों चाहिए? क्यों भाई, ऑर्गेनाइजेशन को यंग रखना है। अगर हम पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के मुताबिक दुश्मन के हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, माउंटेन्स में अपनी फोर्सेस को यंग रखने के लिए जल्दी निकलते हैं बाहर। तो मैं मैंने 20 साल सेवा की, उसके बाद दूसरा यंग आगे आए। जब मैं यंग वापस बाहर आ रहा हूं तो यंग लोगों को कोई इज्जत ही नहीं है। इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये रिजर्वेशन, ये आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि आर्मी में जो अर्ली रिटायरमेंट का जो भी प्रचलन है, जो भी थोड़ा बहुत, तो वो एक मतलब सोची समझी स्ट्रेटजी का पार्ट है कि हमें यंग लोगों को बॉर्डर पर रखना, हमें यंग लोगों को आगे रखना है। ये नहीं कि 40-45 साल वाला आगे जाके जो वो बॉर्डर पे रहेगा वो आगे लड़ाई करेगा। तो वही कह रहा हूँ कि हर किसी की अपनी अपनी भूमिका है, हर किसी का अपना अपना रोल डिफाइंड है। इसलिए किसी को एक दूसरे पर दोषारोपण या जो है पास दब्बक ये सब करने की जरूरत नहीं है। अपना अपना काम करें, देश उसी में खुशहाल रहेगा, देश अपने में ही उसी में आगे बढ़ता रहेगा। और यही उम्मीद थी आपसे कर्नल साहब, जिस तरह से आपने बताया कि हर किसी को अपने अपने भूमिकाओं का ज्ञान रहते हुए अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है और सबको सम्मान इज्जत देनी है। यही काफी है अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, ना कि किसी के बारे में या किसी को नीचा दिखाकर कुछ नहीं होने वाला है ना। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। उम्मीद है कि लोगों को भी, जो व्यूअर्स हैं जो काफी थोड़ा सा आंदोलित थे, मतलब जो नाराज थे थोड़ा, तो उनको भी लगता है समझ में आया होगा कि हाँ, जो कर्नल साहब हैं जो 30 साल इन्होंने अपनी जिंदगी आर्मी में गुजारे, तो उनके सोचने का नजरिया जाहिर है औरों के में नजरिए में फर्क आएगा। तो वो नजरिए से हमने आपको वाकिफ कराने, मैंने सिर्फ 20 साल की है, 20 इयर्स। अच्छा 20 इयर्स, ओके, ठीक है जी। तो उन्होंने सही किया 20 साल। तो वो नजरिए में फर्क आना स्वाभाविक है। इसलिए हमने एक गंभीर और जो इतने साल जिन्होंने अपने जीवन के गुजारा, उनको आमंत्रित किया था इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कर्नल साहब बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। हम फिर जुड़ेंगे अगले किसी मुद्दे पर। और साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो चैनल को ज्वाइन जरूर करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।